21वीं शताब्दी अनुवाद की शताब्दी है, ऐसा हम सब देख पा रहे हैं, क्योंकि अनुवाद ने अपनी छवि, अपनी छटा इसको बदला है। अनुवादकों ने अनुवाद के क्षेत्र में साधना सापेक्ष प्रदेय, इससे हम सबको उपकृत किया है, लाभान्वित होने के अवसर दिए हैं। अनुवाद अब उन तमाम क्षेत्रों में, उन तमाम अनुशासनों में जहाँ तक भाषा की अज्ञानता के कारण मनुष्य की पहुँच संभव नहीं थी, उन सभी क्षेत्रों में अनुवाद ने आशा का आलोक विकीर्ण किया है। राष्ट्रीय अनुवाद मिशन जब से स्थापित हुआ, उसके जो उद्देश्य सुनिश्चित किए गए, उनमें मूल मंतव्य यह भी था कि यह देश जहां साक्षरता का प्रतिशत कम है, यह विकासशील देश होने के नाते, कृषि प्रधान राष्ट्र होने के नाते और शिक्षा के अभाव के कारण अगर हम यहाँ के नागरिकों की भाषा में, यहाँ के नागरिकों की बोधगम्यता की भाषा में अगर तमाम दूसरे क्षेत्रों के ज्ञान विज्ञान को उपस्थित या उपलब्ध करा सकें, तो ये अनुवाद की सार्थकता सिद्ध करेगा। इसलिए बहुत से महत्वपूर्ण प्रयास किए गए ग्रामीण और कमज़ोर वर्ग के विद्यार्थियों के लिए, युवाओं के लिए, इस देश के उन नागरिकों के लिए उनको कैसे लाभान्वित किया जाए, उनको कैसे साहित्य की विधाओं से, साहित्य की रचनाओं से, कालजयी रचनाकारों से कैसे अवगत कराया जाए, कैसे उनकी पठनीयता बढ़ाई जाए, और इसके साथ साथ ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में, तकनीक प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, विधि के क्षेत्र में हम जानते हैं कि किसी भी स्वतंत्र राष्ट्र के लिए यह अत्यंत आवश्यक होता है कि वहाँ के नागरिकों को उच्च शिक्षा उनकी भाषा में मिल सके, भले ही वो अनूदित रूप में उपलब्ध हो। अगर मौलिक है तो बहुत अच्छा है, लेकिन यदि मौलिक नहीं है तो कम से कम अनुवाद के माध्यम से अगर हम दुनिया के साहित्यकारों को पढ़ना चाहते हैं, विश्व के तमाम वैज्ञानिकों के प्रदेय से अवगत होना चाहते हैं, उपलब्धियों से लाभान्वित होना चाहते हैं, तो हमें हमारी भाषा में वो सारी सामग्री प्राप्त हो जाए। इसलिए मूल पाठ उस तक पहुंचना सबके लिए संभव नहीं होता। स्रोत भाषा सबकी जानकारी की भाषा नहीं हो पाती। ऐसे में अधिकांशतः हम देख सकते हैं कि उच्च शिक्षा के अद्यतन अधुनातन ज्ञान विज्ञान के जो ग्रंथ हैं वो अंग्रेजी में उपलब्ध हैं, चाहे वो दुनिया की किसी भाषा, दुनिया के किसी देश से प्राप्त हुए हों, लेकिन अंग्रेजी के माध्यम से वो हम तक आते हैं। और हम ये चाहते हैं कि राष्ट्रीय अनुवाद मिशन या इस प्रकार की अनुवाद सेवी, भाषा सेवी, साहित्य सेवी संस्थाएं मिलकर एक इस तरह का उपक्रम तैयार करें, एक ऐसा कार्य करें कि हमारे देशवासियों को, भिन्न भिन्न भाषा भाषी नागरिकों को उनकी भाषा में उच्च शिक्षा भी मिले, ज्ञानवर्धक जानकारियाँ भी मिलें। इसलिए ऐसी संस्था, चाहे वो राष्ट्रीय अनुवाद मिशन हो या अनुवाद विषयक विश्वविद्यालय जिसकी स्थापना की परिकल्पना है, या अनुवाद की विभिन्न अकादमियाँ हों, या भाषा और साहित्य के क्षेत्र में कार्य करने वाली संस्थाएं हों, विश्वविद्यालय हों, कॉलेज हों, वो सब मिलकर इस तरह का कार्य करें कि विभिन्न विषयों की जानकारी हमारे देश के युवाओं के पास, विद्यार्थियों के पास उनकी भाषा में पहुँचे, हिंदी में पहुँचे, क्योंकि हिंदी हमारे देश को कश्मीर से कन्याकुमारी तक जोड़ने वाली राष्ट्र की एक बड़ी महत्वपूर्ण भाषा है। ऐसे इच्छुक व्यक्तियों को लाभ प्राप्त हो सके जो दुनिया के ज्ञान से उपकृत होना चाहते हैं, उससे अपने ज्ञान का वर्धन करना चाहते हैं। इस तरह कह सकते हैं कि राष्ट्रीय अनुवाद मिशन हो, केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो हो, या अनुवाद करने वाली सरकारी गैर सरकारी भारतीय अनुवाद परिषद जैसी संस्था हो, और भी बहुत सी संस्थाएं इस क्षेत्र में कार्यरत हैं, साहित्य अकादमी हो, हिंदी अकादमी हो, या पुस्तकों का प्रकाशन करने वाली सरकारी गैर सरकारी संस्थाएं हों, यदि ये सब मिलकर एक संकल्प ले लें
तो हम राष्ट्रीय एकता को और सशक्त और मजबूत बना सकते हैं। हम सांस्कृतिक आदान प्रदान करें, वैचारिक विनिमय करें और तमाम तरह के पर्व उत्सवों में शामिल हो सकें। इस दृष्टि से मित्रों, अनुवाद वास्तव में आज के भारत की एक अनिवार्यता बन गया है, एक अनिवार्य आवश्यकता बन गया है, क्योंकि आज का भारत 21वीं शताब्दी का भारत है। यह अब वह पुराना भारत नहीं है, प्राचीन भारत नहीं है, ये एक सशक्त भारत है। चाहे वो परमाणु के क्षेत्र में हो, चाहे वो युद्ध के क्षेत्र में हो, चाहे वो हमारे अध्यात्म, दर्शन, योग आदि क्षेत्रों में हो, चिकित्सा के क्षेत्रों में हो, सिनेमा और मनोरंजन की दुनिया का क्षेत्र हो। हम देख सकते हैं कि सिनेमा में, रेडियो, टीवी में डबिंग से, टाइटलिंग से न जाने कितने अनुदित कार्य किए जा रहे हैं। बहुत से लोग इसमें अपनी रचनात्मक भूमिका निभा रहे हैं और इससे भी अब हम दक्षिण भारत का सिनेमा अपनी भाषा में यानी हिंदी में अपने घर में बैठकर देख रहे हैं। लगातार वो जो पिक्चर तैयार हो रही है, वो जो सिनेमा तैयार हो रहा है, वो भले ही क्षेत्रीय भाषा में हो, लेकिन उसको हिंदी के पाठकों या दर्शकों तक, श्रोताओं तक पहुंचाने का काम अनुवाद और अनुवाद के इस तंत्र से जुड़े हुए तमाम तरह के अधिकारी लोग कर रहे हैं। देश विदेश में बैठे स्वदेशी या परदेसी लोग हों, प्रवासी भारतीय हों, वो सब इसी कारण एक सूत्र में जुड़ रहे हैं, बंध रहे हैं। अब मामला चाहे बाजारवाद का हो, चाहे चिकित्सा के आधुनिकीकरण का हो, अब तो पूरी दुनिया में बैठे हुए चिकित्सकों से परामर्श करने का, लाभान्वित होने का कार्य भी अनुवाद के माध्यम से ही हो रहा है। यानी हम चिकित्सक की भाषा हम नहीं जानते, हमारी भाषा वह नहीं जानता, तो हम अपने मंतव्य को एक ऐसी भाषा में अंतरित करके, वो चाहे मशीन से अनुवाद करें, चाहे व्यक्ति स्वयं अनुवादक अनुवाद करे, लेकिन ऐसे महत्वपूर्ण क्षेत्र में अनुवाद और अनुवादकों की भूमिका या इस यांत्रिक मेधा की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण बनती जा रही है। इस दृष्टि से हम देख सकते हैं कि हास्य का, व्यंग्य का क्षेत्र हो, धर्म और साधना का क्षेत्र हो, अनुवाद ने पूरे देश को जोड़ने का, बांधने का, एक सूत्र में पिरोने का महत्वपूर्ण कार्य किया है। धारावाहिकों के माध्यम से भारतीय भाषाओं की अनुदित कालजयी रचनाओं के संदर्भों, जिनको हम देख सकते हैं, अखिल भारतीय स्तर पर प्रसारित, प्रदर्शित होने वाले ये समाचार हों, जिनका स्रोत भले ही अंग्रेजी हो, लेकिन विभिन्न भारतीय भाषाओं में अनुवाद करके युद्ध स्तर पर नियमित रूप से प्रेस एजेंसियों में या प्राइवेट स्तर पर या निजी स्तर पर किए जा रहे अनुवाद कार्य, इन सब के पर्दे को देखें तो महत्वपूर्ण है। विज्ञप्तियां हों, विज्ञापन हों, सरकारी गैर सरकारी तमाम तरह की सूचनाएं हों, मार्गदर्शन करने वाले निर्देश हों, जनहित के विज्ञापन हों, प्रचार प्रसार की सामग्री हो, नीति निर्धारण के सिद्धांत हों, पर्यटन का क्षेत्र हो, गृह सज्जा का, खान पान का क्षेत्र हो और तमाम वस्त्र, आभूषण, वेशभूषा, आधुनिक दुनिया भर की जो तमाम उपलब्धियां हैं, उपभोक्ताओं की वस्तुएं हैं, उन सब के परस्पर प्रभावात्मकता को हम अगर देखें तो इसमें अनुवाद और अनुवादक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। कह सकते हैं कि खेलों की दुनिया हो या आंखों देखे हाल का प्रस्तुतिकरण हो, ये आंखों देखा हाल जिसको हम रनिंग कमेंट्री कहते हैं, वो रेडियो पर हो या टेलीविज़न पर हो, इंटरनेट पर हो, मोबाइल पर हो, हम सीधे प्रसारण को अगर देख पा रहे हैं तो उसमें अनुवाद की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण है। दुनिया के दूसरे देशों में अगर खेल चल रहा है तो हम अपनी भाषा में उस आंखों देखे हाल से उपकृत हो रहे हैं, लाभान्वित हो रहे हैं। रेडियो टेलीविज़न से कार्यालय या घर में बैठकर, अपने ऑफिस में बैठकर हम उससे लाभान्वित हो रहे हैं। तो समय समय पर तमाम तरह के सरकार निर्देश देती है, तमाम तरह की सावधानियां बरतने के संकेत करती है। जनहित के मामले हों या राष्ट्र हित के मुद्दे हों, सभी में
अनुवाद और अनुवादक की भूमिका लगातार महत्वपूर्ण होती जा रही है। आज हम पाली, प्राकृत, अपभ्रंश ऐसी भाषाओं के साहित्य का, संस्कृत साहित्य का, न जाने कितनी कालजयी रचनाओं का और रचनाकारों का अनुवाद पढ़ पा रहे हैं। और अनुवादकों ने ये बड़ा सहज बना दिया है। भारतीय भाषाओं में उपलब्ध नाट्य साहित्य, अगर कालिदास के तमाम दुर्लभ कालजयी नाटक, विश्व स्तरीय नाटक पढ़ने हों, अगर शेक्सपियर की नाट्य दुनिया से, नाटकों की दुनिया से अवगत होना हो, कथा साहित्य हो, धार्मिक साहित्य हो, नीति साहित्य हो, विज्ञान साहित्य हो, सबको आज तो पर्यावरण के क्षेत्र में, आज तो खेती या कृषि के क्षेत्र में तमाम साधनों और उपकरणों की जानकारी के क्षेत्र में हम देख सकते हैं कि अनुवाद हमें भारतीयता से भी जोड़ता है और पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति से भी अवगत कराता है। हमें सावधान भी करता है अनुवाद कि क्या ग्राह्य है, क्या त्याज्य है, किसको आत्मसात करें और किससे बचने का प्रयत्न करें। लगातार डूबते रहने की विधा अनुवाद है। और यदि अनुवादक विषय को, वस्तु को, रचना को, रचनाकार को आत्मसात करता है तो वह पाठकों के लिए, वह दर्शकों के लिए प्रेरणास्पद बन जाता है। अहंकार मुक्ति, आत्मविस्तार का सन्मार्ग, इसको प्रशस्त करने का काम अनुवाद और अनुवादक करते हैं। इस तरह हम देख सकते हैं कि अनुवाद की प्रासंगिकता यह पूर्णतः असंदिग्ध है, यानी लगातार उसकी सार्थकता बढ़ रही है। उच्च शिक्षा में भी और प्राथमिक शिक्षा में भी, माध्यमिक शिक्षा में भी, तकनीकी शिक्षा में भी, वैज्ञानिक क्षेत्रों में भी। इस तरह हम देख सकते हैं कि वह अनुवाद जो इतना महत्वपूर्ण है, जिसकी स्वीकृति लगातार वैश्विक धरातल पर बढ़ रही है, उसकी परिव्याप्ति क्या है, उसकी मूलभूत अवधारणा क्या है, हम अनुवाद के स्वरूप को किस रूप में देखते हैं, जब हम इस पर विचार करते हैं तो हम देख सकते हैं कि वर्तमान युग और समाज संचार क्रांति, बाजारवादी संस्कृति का युग है, व्यवसाय के प्रोन्नति का युग है। भारत की उदारवादी दृष्टि और नीति ने बहुसंचार और बहुराष्ट्रवाद की अवधारणा को प्रोत्साहित किया है। भारत विश्व के विकसित देशों के लिए एक बड़ा व्यवसाय केंद्र बनता जा रहा है। अनेक विदेशी कंपनियां, जिनको एमएनसी कहते हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज, वो अपने उत्पादों के माध्यम से भारतीय बाजार में उतर रही हैं। उन उत्पादों को यहाँ के ग्राहकों तक पहुँचाने का प्रयत्न कर रही हैं और हर सार्थक कोशिश के लिए हमारी भाषाएं ये महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभा रही हैं। और हमारी भाषा में अनूदित सामग्री को उपलब्ध कराना ये अनुवाद और अनुवादक का ही प्रदेय है। विश्व के अनेक देश ये जानते हैं कि भारत के बाजार का दोहन भारतीय भाषाओं में ही संभव है। अगर सफलता हासिल करनी है, अपने उत्पाद को भारतीय नागरिकों तक पहुंचाना है, तो भारत की नागरिकों की भाषा, यहाँ के उपभोक्ताओं की भाषा में ही उस उत्पाद को बेचा जा सकता है, उपलब्ध कराया जा सकता है। लगभग हर विदेशी उत्पादन में अब अनुवाद की और अनुवादकों की पैठ बनती जा रही है। इसलिए इलेक्ट्रॉनिक का क्षेत्र हो, चिकित्सा का क्षेत्र हो, खाद्य सामग्रियों का जो क्षेत्र है उस पर विचार करें, गृह सज्जा, अगर होम डेकोरेशन की बात करें, अगर जनसंचार के क्षेत्रों में ज्ञान विज्ञान की बात करें, अनुवाद वास्तव में लगातार अपनी उपादेयता सिद्ध कर रहा है। आज के आधुनिक युग में न केवल प्रासंगिक बन गया है, बल्कि अगर यह कहें कि अपरिहार्य हो गया है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। किसी भी समाज, देश का विकास अनुवाद के बिना अब संभव प्रतीत नहीं होता। अनुवाद की सार्थकता, उसकी प्रासंगिकता, उसकी परिव्याप्ति का केवल एक यही आयाम नहीं है, इसे कई अन्य आयामों के द्वारा भी हम देख सकते हैं। इन पक्षों पर विचार करने से पहले हम यह भी जानना उचित समझते हैं कि अनुवाद वास्तव में है क्या। अनुवाद शब्द अनु जमा वाद से, संस्कृत व्याकरण के अनुसार वद धातु से मिलकर बना,
यानी कोई एक कथ्य, एक कथन, एक वक्तव्य जो पहले से कहा गया, स्रोत भाषा में उपलब्ध कराया गया, उसे फिर से लक्ष्य भाषा में पुनर्अभिव्यक्त करना, पुनर्प्रस्तुति करना, उसका पुनराख्यान करना, इस तरह की महत्वपूर्ण विधा के रूप में हम अनुवाद की अवधारणा को देखते हैं। इसलिए कहने की एक क्रिया है जो वद धातु से बनी है, और अनु उपसर्ग जब उसमें लगता है, वद में वाद बन जाता है, तब अनुवाद का शाब्दिक अर्थ होता है कि पूर्व कथित, पूर्व कही गई बात को फिर से दोहराना, लेकिन उसी तरह यथासंभव मूलवत दोहराना, अक्षुण्ण रखते हुए मूल भाव को, मूलार्थ को फिर से दोहराना, यह उसका मंतव्य है। इसलिए अनुवाद शब्द संस्कृत में से हिंदी में जब आया तो वह भाषा अनुवाद कहलाने लगा। भाषा अनुवाद अर्थात स्रोत भाषा, यानी किसी एक भाषा में कही गई बात को बोलचाल की प्रचलित भाषा में, यानी लक्ष्य भाषा में फिर से कहना। भारतीय दर्शन, भारतीय मीमांसा, भारतीय उपनिषद, वैदिक साहित्य, इन सब में अगर हम देखें तो इसी अनुवाद के लिए कहीं छाया शब्द मिलेगा, कहीं भाषा शब्द मिलेगा, कहीं टीका शब्द मिलेगा, कहीं व्याख्या मिलेगा, कहीं भाषानुवाद मिलेगा, कहीं भाषानुवाद मिलेगा, और भाषांतरण मिलेगा, तर्जुमा और उल्था जैसे शब्द भी मिलते हैं। अनेक शब्दों की सुदीर्घ यात्रा को पार करता हुआ, उनसे आगे बढ़ता हुआ यह अनुवाद शब्द हमारे सामने 19वीं शताब्दी के अंत में आकर एक पारिभाषिक शब्द के रूप में स्वीकृत हो गया। हमने अनुवाद शब्द को ट्रांसलेशन के समतुल्य शब्द के रूप में स्वीकार कर लिया, और ट्रांसलेशन की मूल भावना को, उस शब्द की मूल अर्थ छटा को अगर सही सही कोई बदल पाया है, अभिव्यक्ति दे पाया है, तो वह अनुवाद शब्द है। ट्रांसलेशन शब्द हम जानते हैं कि ट्रांस जमा लेशन से बना, और लैटिन भाषा से इसका आगमन हुआ, और इसका ट्रांस का अर्थ है पार, और लेशन एक क्रिया का द्योतक शब्द है, यानी इस पार से उस पार ले जाने की क्रिया। इस तरह इस पार से उस पार, यानी अगर हम परिकल्पना करें कि एक भाषा के इस पार जो वस्तु है उसे दूसरी भाषा के उस पार ले जाना, इस तरह से हम देख सकते हैं कि किसी भी कथ्य को, किसी भी विषय या वस्तु को स्रोत भाषा से लेकर लक्ष्य भाषा तक पहुंचाना, लक्ष्य भाषा के पाठकों तक पहुंचाना, उपलब्ध कराना, यही ट्रांसलेशन है, यही अनुवाद है। पारंपरिक रूपों में प्रयुक्त होने वाले अनेक शब्दों के स्थान पर जिस पारिभाषिक अर्थ विशेष में अनुवाद शब्द प्रस्तुत हो रहा है, वह एक भाषा में कही हुई बात को दूसरी भाषा में यथासंभव, मूलवत, यथारूप व्यक्त करना है। अब वस्तुस्थिति यह है कि मूलवत प्रस्तुत करना तो असंभव है, क्योंकि कोई एक शब्द किसी एक दूसरे शब्द का पर्याय नहीं होता, एक ही भाषा में नहीं होता, दूसरी भाषा में तो यूं भी असंभव हो जाता है। लेकिन हम कोशिश करते हैं, क्योंकि अंग्रेजी में कहते हैं समथिंग इज बेटर देन नथिंग, न होने से कुछ होना कहीं बेहतर है। इसलिए मूलवत, यथासंभव मूलवत व्यक्त करना, यही अनुवादक का प्रयास होता है, धर्म होता है। जिस मूल भाषा में बात कही जाती है उसे स्रोत भाषा कहते हैं, यानी सोर्स लैंग्वेज कहते हैं, और जिस भाषा में उसे अंतरित करना होता है, उसे पुनर्अभिव्यक्त या अनुवाद करना होता है, उसे लक्ष्य भाषा कहते हैं। ये भी एक तकनीकी शब्दावली के रूप में स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा अनुवाद के अंतर्गत प्रयुक्त होने वाले दो महत्वपूर्ण शब्द हैं। अनुवाद एक भाषा में कही हुई बात को दूसरी भाषा में यथासंभव समतुल्य, सममूल्य, यानी केवल तोल बराबर ना हो, वैल्यू भी, उसकी अर्थवत्ता भी उतनी ही सशक्त हो, उतनी ही सार्थक और संप्रेष्य हो। इसलिए एक पुनर्सृजन की प्रक्रिया से अनुवादक गुजरता है। वर्तमान संदर्भों में राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर अगर हम कला को देखें, तमाम तरह की कलाएं, चित्रकला, मूर्तिकला, नृत्य कला, गायन कला, संगीत कला आदि, ऐसे ही अनुवाद भी एक कला है।
अनुवादक को कलाकार का धर्म निभाना पड़ता है और साहित्य के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में, ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में, सूचना संचार के क्षेत्र में, मनोरंजन और खेल के क्षेत्र में नित नई जानकारियाँ अर्जित हो रही हैं, संचरित हो रही हैं। दुनिया बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, इसलिए अनुवाद कार्य की भूमिका अब लगातार बढ़ती जा रही है। अनुवाद करने वाला व्यक्ति यानी अनुवादक कभी एक कलाकार की भूमिका में होता है, कभी एक वैज्ञानिक की भूमिका में होता है, इसलिए अनुवाद को कला और विज्ञान भी कहते हैं, और एक शिल्पकार की भूमिका में भी होता है, क्योंकि उसे शब्द प्रति शब्द अंतरित करना होता है, यथासंभव स्रोत भाषा के शब्दों के समतुल्य सममूल्य शब्दों का चयन करके उनको सटीक सार्थक रूप में पिरोना होता है, प्रयुक्त करना होता है। इसीलिए वह शब्दों को जड़ता है, गढ़ता है, यह उसे शिल्पी भी बनाता है। और अनुवाद वस्तुतः एक शास्त्र भी है, क्योंकि शास्त्र अनुशासन की विधा होती है और अनुवाद में अनुशासन अत्यंत आवश्यक है। अनुवादक को अगर अनुशासन प्रिय न हो तो बड़ी चुनौतियों का, कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि भाषा का व्याकरण वह भी एक अनुशासन है, शब्दों की सटीक सार्थक उपादेयता, प्रयोग धर्मिता, यह भी एक अनुशासन है, और सीमाओं को, शक्तियों को समझकर शब्दों का चयन करना या यथास्थान उनको स्थापित करना। सूचना प्रौद्योगिकी के इस युग में दुनिया बहुत छोटी हो गई है, मुट्ठी में आ गई है, इसीलिए कहा भी जाता है कि कर लो दुनिया मुट्ठी में। जनसंचार माध्यमों को सशक्त, लोकप्रिय बनाने में अनुवाद कार्य की महत्ता दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, उसकी उपादेयता दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। मनुष्य अपनी बौद्धिक क्षमता के यंत्रों द्वारा अनुवाद कार्य को संपन्न करने लगा है। आज के युग को यदि अनुवाद का युग कहा जाए तो अत्युक्ति नहीं होगी, क्योंकि हम अपनी दैनिक चर्या में, अपने शैक्षिक क्षितिज पर, अपने कार्य व्यापार की दुनिया में, अपने तमाम तरह के शासन प्रशासन विधि आदि के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, न्याय के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, जहाँ कहीं भी देखें अनुवाद और अनुवादक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। पूरी वैश्विक संस्कृति को यदि समझना है और उसे अपने करीब, अपने निकट लाने का प्रयत्न करना है तो निश्चित रूप से अनुवाद और अनुवादक इस क्षेत्र में सर्वोपरि हैं, अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। विश्व साहित्य के अनूदित ग्रंथों ने इस कार्य को और सरल कर दिया है, आसान बना दिया है। इसके अलावा आवागमन, सूचना तकनीक के क्षेत्र में प्रगति आदि के कारण, लोगों के आपस में मिलने जुलने के कारण, बातचीत करने के सिलसिले को और धार देने के कारण, व्यापक स्तर पर हम संवाद स्थापित करने का कार्य करें, इनमें भी व्यावहारिक स्तर पर विविध क्षेत्रों में अनुवाद का सहारा, अनुवाद की सहायता आज ली जा रही है। यह प्रक्रिया आज बढ़ गई है और तेजी से गतिशील हो रही है। विश्व स्तर पर होने वाली नई नई खोजों ने, अनुसंधानों ने, शोध आदि की वृत्ति ने जानकारियों को सार्वभौमिक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। विश्व के किसी एक देश की यदि कोई उपलब्धि है, यदि कोई खोज है, कोई शोध है, कोई अनुसंधान है, तो उसे दुनिया के दूसरे देशों तक, वहाँ तक पहुँचाने में, ताकि उससे वो भी उतने ही लाभान्वित और उपकृत हो सकें। इस आधार पर अनुवाद जनहित का, लोकहित का, सर्वहित का एक कार्य बनता जा रहा है। इसीलिए अनुवाद एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और एकमात्र सहारा बनकर हमारे सामने उपस्थित भी होता है। भारत जैसे बहुभाषा भाषी देश, हालांकि दुनिया में ऐसे बहुत से देश हैं जहां एकाधिक भाषाएं हैं, एकाधिक उपभाषाएं, बोलियां, उपबोलियां हैं, उन सभी के लिए अनुवाद की सार्थकता लगातार बढ़ रही है, असंदिग्ध होती जा रही है, आवश्यकता उसकी महसूस की जा रही है। भूमंडलीकरण
या वैश्वीकरण के इस दौर में जीवन को शायद ही ऐसा कोई क्षेत्र दिखाई दे जहां अनुवाद की उपादेयता अब न हो। इसलिए समय को देखते हुए यह आवश्यक हो गया है, यह अनिवार्य भी हो गया है कि नए संसाधनों के विकास के साथ साथ व्यापक मानवीय संबंधों के परिप्रेक्ष्य में भी अनुवाद की परिव्याप्ति, उसके प्रयोजन पर गंभीरता से विचार किया जाए। अब अनुवाद दोयम दर्जे का कार्य नहीं रहा, अब अनुवाद पाप कर्म नहीं रहा, अब अनुवाद और अनुवादक प्रवंचक नहीं रहे। अब तो यह सर्वहित का, लोकहित का, जनहित का कार्य हो गया और अद्यतन अधुनातन वैश्विक ज्ञान से लाभान्वित और उपकृत होने का एक साधन बन गया है। इस दृष्टि से मित्रों हम देख सकते हैं कि अनुवाद ने अपना अर्थ, अपना स्वरूप, अपनी उपादेयता इसको बदला है, सिद्ध किया है। अनुवादक की वह जो लोक स्वीकृति थी वह अब बड़ी है। यही कारण है कि हमारे देश के बड़े बड़े रचनाकार जो अनुवाद के अभाव में विश्व ख्याति अर्जित नहीं कर पाए थे, न जाने कितने ऐसे साहित्यकार, कितने ऐसे रचनाकार जो अंग्रेजी भाषा के भय से आगे नहीं बढ़ सके, उच्च शिक्षा को छोड़कर वो मैदान से बाहर चले गए। वो इसलिए क्योंकि उनकी भाषा में उन्हें ज्ञान की सामग्री उपलब्ध नहीं थी। अंग्रेजी उनके लिए एक भय का कारण बन गई थी। इसीलिए अनुवाद ने अब हिंदी में, भारतीय भाषाओं में इस तमाम तरह की उपयोगी सामग्री, ज्ञानवर्धक सामग्री, शैक्षिक सामग्री, जीवनोपयोगी सामग्री, इन सब को हमें हमारे देश के नागरिकों की भाषाओं में अनुदित करके उपलब्ध कराने का जो प्रयत्न किया है वह वास्तव में वंदनीय है, स्तुत्य है। इसलिए मित्रों अनुवाद की प्रासंगिकता असंदिग्ध है और लगातार उसकी स्वीकृति, उसकी ग्राह्यता बढ़ती चली जा रही है। इस विषय को यहाँ विराम देते हैं, पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।